नंबर को तय हुआ है, उसी के रिगार्डिंग यह आपकी क्लास सुबह लगातार 8 बजे से प्रोवाइड की जा रही है। सबसे पहले आपको करंट अफेयर के क्वेश्चन आशीष सर जो है सॉल्व कराते हैं, फिर आपका जो है रीजनिंग है, मैथ है, फिर आपका जो है मतलब पर्टिकुलर सभी सब्जेक्ट की क्लास आपको कंटिन्यू 8 से रात 7 बजे तक प्रोवाइड की जाएगी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग ये सारी क्लासेस देख रहे होंगे और आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे यूपी स्पेशल के सवालों की शुरुआत होती है आज के सेशन की। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है, देखिए ये सवाल आपका उत्तर प्रदेश स्पेशल के संदर्भ में करंट अफेयर के रिलेटेड है। क्वेश्चन कह रहा है कि योगी आदित्यनाथ ने किस पवित्र पुस्तक का ग्लोबल इंसाइक्लोपीडिया लॉन्च किया है? ऑप्शन है वायु पुराण, सामवेद, गीता या रामायण। देखिएगा, ध्यान रखिएगा, योगी आदित्यनाथ पहला शब्द जो आपके लिए इस बार के परीक्षा में सवाल बन सकता है, आपसे यह प्रश्न कर सकता है कि इस बार विधानसभा चुनाव का कौन सा सत्र आयोजित किया गया था? 2022 में विधानसभा चुनाव का कौन सा सत्र आयोजित हुआ? तो आपका जवाब होगा 18वीं। इसके बाद आपसे प्रश्न बन सकता है 18वीं विधानसभा अध्यक्ष किसे बनाया गया? 18वीं विधानसभा अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो इसका जवाब हो जाएगा सतीश महाना। इसका जवाब हो जाएगा सतीश महाना। आपसे प्रश्न कर सकते हैं कि योगी आदित्यनाथ आपके उत्तर प्रदेश राज्य के कौन से नंबर के मुख्यमंत्री नियुक्त किए गए हैं? तो योगी आदित्यनाथ व्यक्तिगत रूप से 22वें मुख्यमंत्री बनाए गए हैं और कार्यकाल के रूप में ये 33वें मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। देखिए, इंसाइक्लोपीडिया का मतलब ये होता है कि एक प्रकार से उस पुस्तक के संदर्भ में आपको सारी जानकारी एक ही प्लेटफॉर्म पर प्रोवाइड की जाएगी, वो भी यह एक ग्लोबल इंसाइक्लोपीडिया है, यानी इस प्लेटफॉर्म को हमने ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जारी किया है। देखिए, यह एक ई बुक के नाम से भी आप इसे याद रख सकते हैं कि कौन सी पवित्र पुस्तक को ई बुक के रूप में जारी किया गया है योगी आदित्यनाथ के द्वारा। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रामायण इज द राइट आंसर। देखिए, आप सभी लोग ध्यान से सुन लीजिएगा, आपके 2021 के बजट में यह उल्लेख था। आपसे प्रश्न ये कर सकता है कि आपसे प्रश्न आ सकता है कि रामायण संग्रहालय की स्थापना उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में की गई है? रामायण संग्रहालय की स्थापना उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में की गई है। अगर आपसे प्रश्न करता है कि राम कथा संग्रहालय कहां पर स्थित है? राम कथा संग्रहालय कहां पर स्थित है? तो इसका जवाब हो जाएगा अयोध्या। रामायण संग्रहालय बाराबंकी में और राम कथा संग्रहालय आपके अयोध्या जिले में स्थित है। इसके अलावा देखिए, ध्यान से सुन लीजिएगा, आपके अयोध्या से लेकर चित्रकूट तक के बीच में एक राम वन गमन मार्ग बनाए जाने की भी घोषणा की गई है। ये राम वन गमन मार्ग कहां से कहां तक के बीच में बनाया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपके अयोध्या से लेकर चित्रकूट के बीच में। अयोध्या से लेकर चित्रकूट के बीच में यह राम वन गमन मार्ग बनाया जाएगा, जो आपको प्रभु श्री राम के जीवन से जुड़ी हुई सभी कथाओं को एक रोचक तरीके से आपके सामने प्रस्तुत करने का एक माध्यम बन सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बिल्कुल, आगे की ओर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके सामने स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर सेकंड ये रहा। क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है कि हाल ही में केवीआईसी ने किस शहर में भारत के पहले मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन लॉन्च किया है? लखनऊ में, नोएडा में, गाजियाबाद में या वाराणसी में? देखिए, ये हनी प्रोसेसिंग वैन, पहली चीज की आपको समझना होगा कि यह क्या अर्थ है, इस प्रोसेसिंग वैन से आपके राज्य में क्या फायदा होगा। तो एक प्रकार से आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि देखिए, गाजियाबाद हो, नोएडा हो या उत्तर प्रदेश का कोई भी जिला हो, यहां पर शहद को क्या कह सकते हैं, मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार अलग अलग प्रकार से मधुमक्खियों के जो है अध्ययन पर ज्यादा कार्य कर रही है। और इसी प्रकार से मधुमक्खियों के शहद जो सामान्य तरीके से बाजार तक नहीं पहुंच पाते हैं और उनको अगर हम देखें
देखेंगे तो एक मिलावटी शहद आपके बाजार में है, जिसकी वजह से किसानों को उतनी अधिक राशि धनराशि नहीं मिल पाती है जितनी उनको इस हनी के संदर्भ में मिलनी चाहिए। तो अब राज्य सरकार ने यह फैसला लिया है कि वह एक हनी प्रोसेसिंग वैन बनाएगी, जिसमें किसी वैन के अंदर ही आपके हनी को प्रोसेस्ड किया जाएगा और उसको बाजार में इस्तेमाल करने लायक क्या बनाया जाएगा, कंप्लीट रूप से तैयार कर दिया जाएगा। अब ये प्रोसेस्ड अगर आपके घर के आसपास कर दिया जाए तो आपको जो अदर खर्चे अदर लागत आती है वो सभी नहीं आएगी और आपको एक उचित दाम पर अपने शहद का मूल्य भी मिलेगा। तो अगर हम यहां बात करते हैं कि मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन लॉन्च करने वाला उत्तर प्रदेश का पहला शहर कौन सा बना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गाजियाबाद इज द राइट आंसर। देखिए गाजियाबाद को काफी प्रसिद्ध माना जाता है, जैसा कि आप सब जानते हैं कि गाजियाबाद उत्तर प्रदेश का एक ऐसा शहर है जिसको हम छोटी दिल्ली के नाम से भी जानते हैं, गाजियाबाद की बात करते हैं तो यह एनसीआर के अंतर्गत सम्मिलित है। गाजियाबाद की बात करेंगे तो इसकी सीमा दिल्ली के साथ लगती है और मेरठ, ध्यान से सुनिएगा, 2022-23 के बजट में भी गाजियाबाद का उल्लेख है। आपसे प्रश्न कर सकते हैं कि 2022-23 में गाजियाबाद से होकर मेरठ और दिल्ली के बीच में कौन सा कॉरिडोर बनाया जाएगा, तो यह आपका एक जो है औद्योगिक गलियारा बनाया जाएगा मेरठ गाजियाबाद और दिल्ली शहर के बीच में। मेरठ गाजियाबाद और दिल्ली शहर के बीच में एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का निर्माण भी करेगी उत्तर प्रदेश सरकार। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का मतलब यह होता है कि आपके राज्य में किसी भी प्रकार के वस्तुओं का आयात निर्यात और सुविधाजनक बनाने के लिए इस औद्योगिक गलियारे का प्रयोग हम कर सकते हैं। गाजियाबाद जो कि उद्योगों के दृष्टिकोण से एक प्रमुख केंद्र माना जाता है, दिल्ली के समीपवर्ती है, इस वजह से इसको हम एक प्रमुख औद्योगिक गलियारे के रूप में जानते हैं। तो यहां पर राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, गाजियाबाद इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि केंद्रीय बजट 2022-23 में केन बेतवा लिंक परियोजना के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है। ऑप्शन ए है 1400 करोड़, 1000 करोड़, 2000 करोड़ या 2500 करोड़। देखिए ये जो केन बेतवा लिंक परियोजना है, पहले आप इसके बारे में समझिएगा। इस परियोजना का जो निर्माण है वो कहां पर किया जाएगा, यह परियोजना आपके राज्य में किस प्रकार से लाभकारी साबित होगी। तो अगर हम बात करेंगे, देखिए केन की बात करें या अगर हम बात करेंगे बेतवा नदी की, तो दोनों की दोनों आपके कहां से निकलती हैं, तो ये दोनों की दोनों आपके उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती हैं। लेकिन सबसे पहले इनकी ओरिजिन स्टेट कौन सा है, इनका उद्गम राज्य कौन सा है, तो ये आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा। अब आते हैं केन नदी की बात करते हैं, तो केन नदी आपके उत्तर प्रदेश में प्रवेश करने से पहले ये मध्य प्रदेश के कैमूर की पहाड़ी से निकलती है। और अगर हम बात करेंगे बेतवा नदी की, तो बेतवा नदी मध्य प्रदेश के भोपाल से निकलती है। देखिए ये जो लिंक परियोजना है, इसको एक प्रकार से कह सकते हैं कि यह उत्तर प्रदेश राज्य सरकार और मध्य प्रदेश राज्य सरकार की एक संयुक्त परियोजना है, जिसका लाभ दोनों ही राज्यों को मिलेगा। एक प्रकार से आप देखिए बेतवा नदी हमारे पठारी क्षेत्रों में पाई जाने वाली सबसे बड़ी नदी है और इस बेतवा नदी में यदि हम केन नदी के जल को जो है सम्मिलित कर देते हैं तो बेतवा नदी में जल की मात्रा को बढ़ाया जा सकेगा और फिर इस बढ़ी हुई जल की मात्रा का प्रयोग हम अपने राज्य के या मध्य प्रदेश के राज्य के अलग अलग जिलों में कर सकते हैं। तो केन बेतवा लिंक परियोजना की बात कर रहे हैं। देखिए 2022-23 के बजट में कितनी धनराशि आवंटित है, तो ध्यान रखेंगे 1400 करोड़ रुपए की धनराशि इस परियोजना को पूरी करने के लिए लगाई जाएगी। आप ध्यान रखिएगा, जैसे अगर आपसे प्रश्न बनता है ना कि केन नदी आपके उत्तर प्रदेश के कौन से क्षेत्र से प्रवेश करती है, तो केन नदी आपके उत्तर प्रदेश के पठारी क्षेत्र में प्रवाहित होती है। बेतवा नदी उत्तर प्रदेश के कौन से क्षेत्र में, पठारी क्षेत्र में। बेतवा नदी उत्तर प्रदेश के कौन से जिले से प्रवेश करेगी, तो ललितपुर जिले से। केन नदी आपके बेतवा ललितपुर और केन नदी आपके उत्तर प्रदेश के कौन से जिले से प्रवेश करेगी, बांदा जिले से। तो ये ओवरऑल एक प्रोजेक्ट है जिसमें उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों राज्य की सरकारों को हित होगा। तो ये आपका याद रखिएगा
1400 करोड़ रुपए इसके लिए आपके उत्तर प्रदेश के बजट में उल्लेख किया गया है। आइए अगर बात करते हैं आगे की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। देखिए एक चीज का ध्यान आप ये भी रखिएगा, यहां पर विशेष रूप से मेंशन किया गया है, ये सेंट्रल बजट की बात हो रही है। आपके उत्तर प्रदेश का बजट जो उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, उत्तर प्रदेश बजट हमारे वित्त मंत्री सुरेश खन्ना के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। ये उस उत्तर प्रदेश बजट के अलावा बात करेंगे तो ये सेंट्रल बजट में उल्लेख है। चूंकि हमारे दो राज्य शामिल है ना, उत्तर प्रदेश भी और मध्य प्रदेश भी, जब दो राज्यों की बात आएगी तो सिंपल सी बात है कि कोई आपका सेंट्रल लेवल पर इस पर कार्य किया जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में, देखिएगा इसको सही से लिखिएगा, यह शब्द होगा रसिन बांध और आपका चिल्लीमल पंप नहर परियोजना का लोकार्पण किया गया है। चित्रकूट में, आगरा में, प्रयागराज में या सहारनपुर में। देखिएगा सारे के सारे विकल्प हम आपके सामने क्लियर करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि ये रसिन बांध, देखिए चित्रकूट की धरती को जो पवित्र नगरी मानी जाती है, इस पवित्र नगरी को और अधिक विकसित बनाने के लिए या इसको एक विशेष पहचान देने के लिए या चित्रकूट में रहने वाले निवासियों को और अधिक सुविधाजनक व्यवस्थाएं देने के लिए राज्य सरकार प्रयास कर रही है। और इसके लिए यहां पर एक पंप नहर परियोजना बनाई गई है जिससे कृषि करना आसान हो जाए, और आपके जिले में एक रसिन बांध का निर्माण किया गया है। तो ये दोनों की दोनों चीजें आपके चित्रकूट जिले से संबंधित हैं। तो इसका राइट आंसर बनता है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। देखिए चित्रकूट की बात करते हैं तो चित्रकूट को हम प्रभु श्री राम की तपोभूमि के नाम से जानते हैं। इसे हम प्रभु श्री राम की तपोभूमि के नाम से जानते हैं। और आप सभी लोग जानते हैं कि प्रभु श्री राम ने अपने वनवास के 12 वर्ष कहां व्यतीत किए हैं, तो वो आपके चित्रकूट में व्यतीत किए हैं। चित्रकूट कौन सी नदी के किनारे स्थित है, तो चित्रकूट स्थित है मंदाकिनी नदी के किनारे। चित्रकूट स्थित है मंदाकिनी नदी के किनारे, और चित्रकूट हमारे उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र का एक हिस्सा है। हमारे उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र या हम कह सकते हैं कि पठारी क्षेत्र का एक हिस्सा है। इसके अलावा चित्रकूट के संदर्भ में एक सवाल और बन सकता है, और वो आपका यह है कि आपसे प्रश्न कर सकता है कि आपके राज्य का पहला विकलांग विश्वविद्यालय कौन से जिले में स्थित है। आपके राज्य का पहला विकलांग विश्वविद्यालय कौन से जिले में स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा श्री राम भद्राचार्य। इसका आंसर हो जाएगा श्री राम भद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय चित्रकूट में स्थित है, आपके राज्य का प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय। क्लियर है सभी लोग? देखिए स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा, काफी सारे तथ्य हम आपको बताएंगे और जितने भी पॉइंट्स आपके सामने रखेंगे वो सभी आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी अधिक महत्वपूर्ण हो सकते हैं। देखिएगा बिल्कुल सभी लोग एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए। सेशन को आगे की तरफ हम ऐसे ही बढ़ा रहे हैं और आप सभी लोगों से यही रिक्वेस्ट है हमारी कि आप सभी लोग फटाफट से इस सेशन को शेयर कर दीजिए ताकि सभी के पास ये जानकारी पहुंच जाए कि आपकी क्लास स्टार्ट हो चुकी है। जल्दी से आगे बढ़ेंगे और अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि आपसे प्रश्न कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के कितने नोड हैं। देखिए पहली चीज की जो नोड शब्द है ना, ये नोड शब्द आपके इंटरनेट या आपके कंप्यूटर के टर्म में बात हो रही है। नोड का मतलब होता है अंतिम बिंदु। नोड का मतलब क्या होता है? नोड का मतलब होता है अंतिम बिंदु। तो मतलब ये डिफेंस कॉरिडोर कहां जाकर समाप्त हो जाएगा, मतलब कौन कौन से उत्तर प्रदेश के जिले इस डिफेंस कॉरिडोर के अंतर्गत जुड़ेंगे। तो यहां पर विकल्प है 5 जिले, 6 जिले, 4 जिले या 8 जिले। फटाफट से बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। विश्वामित्र राठौर। बिल्कुल ये क्लास YouTube पर लगातार फ्री चलेगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वागेश सर ने ये अनाउंसमेंट की थी कि यह क्लास
पेट की जो प्रैक्टिस चल रही है ये टिल एग्जाम प्रैक्टिस चलेगी, मतलब आपको हम लगातार प्रैक्टिस प्रोवाइड करेंगे। बस आपको रोज के कंटेंट को अपने कॉपी में नोट करना है, या यहां से आप जो कुछ भी नया सीखे उसको लगातार आप दोहराते रहिए। देखिए काफी सारी चीजें आपको मेहनत के बाद ही मिलती हैं, और ये भी आपके लिए एक तपस्या है जो आपको हम करके दिखाएंगे। चलिएगा फटाफट से बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। डिफेंस कॉरिडोर के कितने नोड हैं, जल्दी से आंसर। बिल्कुल सही, बिल्कुल जितने लोग बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी 6 इज द राइट आंसर। देखिए इसके अंदर कौन कौन से जिले हैं, आपका अलीगढ़ जिला है, आपका अलीगढ़ जिला है, आगरा जिला है, लखनऊ जिला है, अलीगढ़ है, आगरा है, लखनऊ है, झांसी है, इसके अलावा आपका चित्रकूट जिला है, अलीगढ़, आगरा, लखनऊ, झांसी, चित्रकूट, और एक आपका हो जाएगा कानपुर जिला, आपका एक हो जाएगा कानपुर जिला। तो ये आपके टोटल 6 जिले हो जाएंगे जो कि डिफेंस कॉरिडोर। देखिए डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का तात्पर्य है यह आपके लिए क्यों बनाया जा रहा है, तो यह आपके उत्तर प्रदेश के सभी नागरिकों को आत्मनिर्भर बनाने की एक पहल है जो कि राज्य सरकार कर रही है। जैसा कि अभी तक हम अपने राज्य में अपने भारत की सुरक्षा के लिए जो भी तकनीकियों का प्रयोग करते आ रहे थे वो अलग अलग देशों से लिए जाते थे, अब हम स्वदेशी विकसित चीजों का प्रयोग करेंगे, और डिफेंस के संबंध में यह इंडस्ट्रियल कॉरिडोर होगा जहां से कई सारी चीजों का विकास किया जाएगा। तो ये आपके जिलों के नाम है, याद रखिएगा। यह सवाल आपसे प्रश्न में आ सकता है कि डिफेंस कॉरिडोर, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में कौन कौन से जिले सम्मिलित हैं। यहां संख्या पूछी गई है, आपसे जिलों के नाम भी पूछे जा सकते हैं। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, क्वेश्चन 6 कह रहा है कि राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व 2021 कहां आयोजित किया गया, बाराबंकी में, सीतापुर में, झांसी में, या फिर वाराणसी में। देखिए राष्ट्र की रक्षा को समर्पण करने वाला एक महोत्सव मनाया गया है जिसमें हम अपने सैन्य चीजों का, जो सैन्य चीजें हैं या जो सैन्य गतिविधियां हमारे राज्य के द्वारा की जा रही हैं उन सभी चीजों को हम प्रस्तुत करेंगे जिससे हम राष्ट्र के प्रति अपना समर्पण दिखा सके। तो यह एक समर्पण पर्व है जो आपके उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में मनाया गया। कब मनाया गया, झांसी जिले में यह 2021 में मनाया गया। आप ध्यान रखिएगा झांसी की बात करते हैं तो झांसी के संदर्भ में भी हम आपको कुछ नए तथ्य बताते हैं। जैसे आपसे एक प्रश्न आ सकता है कि झांसी में कौन सा अनुसंधान संस्थान है, तो झांसी में स्थित है चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान, चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान। झांसी में आती है आपकी एक ट्रांसफार्मर फैक्ट्री, झांसी में है एक ट्रांसफार्मर फैक्ट्री। झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदला गया है, झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदल कर दिया गया वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन, वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन। झांसी जिले की बात करते हैं तो झांसी के अंदर कौन सी नदी प्रवाहित होती है, बेतवा नदी प्रवाहित होती है। कौन सी नदी है, बेतवा नदी प्रवाहित होती है। झांसी जिला एक मंडल है जिसके अंदर झांसी, ललितपुर, जालौन, झांसी, ललितपुर, जालौन जैसे जिले सम्मिलित किए जाते हैं। इसके अलावा अगर हम झांसी में उद्योगों की बात करते हैं तो झांसी को हम जानते हैं सॉफ्ट टॉयज के लिए। झांसी को एक जिला एक उत्पाद के तहत, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत सॉफ्ट टॉयज के लिए इस्तेमाल होता है, और झांसी के अंदर हम प्रमुख रूप से औषधि का निर्माण करते हैं। यहाँ पर ड्रग जो है बनाए जाते हैं, यहाँ पर औषधि का निर्माण होता है। तो ये आपका ध्यान रखेंगे, ये सारे के सारे चीजें आपके झांसी के संदर्भ में हैं। तो बिल्कुल झांसी का हमने कर दिया है यहाँ पर पोस्टमार्टम, आप सभी लोग नोट कर लीजिएगा। सारे के सारे डेटा आपको झांसी के संदर्भ में, देखिए जो पढ़िए ऐसा पढ़िए कि भले ही कम हो लेकिन सटीक हो, यहां से अब कुछ आए ही बाहर ना। तो झांसी को हमने ऐसा क्लियर कर दिया कि अब आपके लिए काफी आसान हो जाएगा। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा, बिल्कुल देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि निम्नलिखित में से वर्ष 2003 में, देखिए ये 3 होगा, वर्ष 2003 में किस संशोधन में कुल कितनी जातियों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्राप्त किया गया, 5 को, 7 को, 8 को
या 10 को? देखिए सबसे पहले आपके उत्तर प्रदेश में 1983 के अंतर्गत आपके उत्तर प्रदेश में 2 जनजातियां पाई गई। सबसे पहले इन 2 जनजातियों को सूचीबद्ध किया गया और ये कौन कौन सी 2 जनजातियां हैं? तो एक है आपकी थारू जनजाति और एक है आपकी बुक्सा जनजाति। थारू जनजाति जो पाई जाती है महाराजगंज में, थारू जनजाति जो पाई जाती है महाराजगंज में, गोरखपुर में, और ऐसा भी कह सकते हैं कि आपके पूरे के पूरे तराई क्षेत्रों में पाई जाती है थारू जनजाति। अगर हम बात करते हैं बुक्सा जनजाति की तो यह पाई जाती है आगरा में और बिजनौर में। अब 2003 में एक बार फिर से नई आदिवासी जातियों को सूचीबद्ध किया गया है और 2003 की बात करेगा तो ध्यान रखिएगा 2003 में हमने 10 अनुसूचित जनजातियों को सूचीबद्ध कर दिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सभी लोग ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछे कि मैक्सिमम अनुसूचित जनजातियां कौन से जिले में पाई जाती हैं तो सोनभद्र जिले में, और अगर आपसे प्रश्न आता है कि मिनिमम अनुसूचित जनजातियां कौन से जिले में पाई जाती हैं तो वो है बागपत में। सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति कौन सी है? सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति कौन सी है? थारू। और सबसे बड़ा अनुसूचित जनजाति समुदाय कौन सा है या ग्रुप कौन सा है? तो वो हो जाएगा गोंड। कौन सा? गोंड। इसका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल शानदार, बिल्कुल सभी लोग सही आंसर दे रहे हैं और सभी का आंसर ऑप्शन नंबर डी आ रहा है। जितने लोग ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं वो सभी बिल्कुल करेक्ट है। और इसी के साथ हम बढ़ते हैं आगे की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा, क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि निम्नलिखित में से राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सर्वप्रथम किस वर्ष में चित्रकूट जिले की, देखिए बात फिर से आ गई, इसीलिए हमने इसका उल्लेख पिछली बार नहीं किया था। अब हम चित्रकूट को एक बार दोबारा से बात कर रहे हैं कि तत्कालीन मुख्यमंत्री जो उस समय मुख्यमंत्री थे कमलापति त्रिपाठी के द्वारा रामायण मेले की शुरुआत की गई थी। यह एक प्रकार से हमारे पूरे राज्य के अंदर एकता को बढ़ावा देने के लिए, ताकि हम अपने राज्य में विशेष रूप से जो है कई अलग अलग धर्मों को एक सामूहिक एकता के अंतर्गत सम्मिलित कर सके, तो रामायण मेले की शुभारंभ किया गया था 1961 में, 1973 में, 1982 या फिर 1994 में। देखिए सीधा आंसर की ओर चलेंगे। रामायण मेले की शुरुआत आपके 1973 में की गई थी। अगर आपसे प्रश्न आता है कि रामायण मेला कहां आयोजित किया जाता है तो चित्रकूट। चलिए राम भगवान से, प्रभु श्री राम से संबंधित सारी चीजों को जान लेते हैं एक बार फिर से। अगर आपसे कहेगा कि राम नगरिया मेला कहां मनाया जाता है, राम नगरिया मेला। अगर आपसे प्रश्न कहता है कि रथ यात्रा कहां आयोजित होती है, अगर आपसे कहता है कि राम बारात महोत्सव कहां आयोजित किया जाता है, और एक आपसे कह रहा है रामायण मेला, तो राम नगरिया मेला फर्रुखाबाद, राम नगरिया मेला मनाया जाता है फर्रुखाबाद में। रथ यात्रा कहां के मनाई जाती है? वाराणसी में। वाराणसी में। राम बारात महोत्सव कहां का प्रसिद्ध है? आगरा का प्रसिद्ध है। क्या है? आगरा का। चलिए यहां पर देखिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बिल्कुल सही, बिल्कुल जितने लोग बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी वो बिल्कुल सही है। बाकी सभी लोग भी प्रयास करते रहें और निश्चित रूप से आप एक बेहतर रिजल्ट दे पाएंगे अगर आपने रेगुलरिटी अपनी बनाई रखी। आगे की ओर बढ़ते हैं, अगला सवाल आपके सामने आएगा और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन कह रहा है कि देश की कुल कृषि योग्य भूमि का कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश में स्थित है? ऑप्शंस हैं 15%, 17%, 19% या 20%। देश की बात कर रहे हैं। देखिए ध्यान रखिएगा, हमने आपको यह चीज पढ़ाई है। अगर आपने हमारी थ्योरी वाली क्लास ली होगी तो आपको यह चीज पढ़ाई गई है कि हम उत्तर प्रदेश की कुल भूमि की बात करें तो उत्तर प्रदेश की कुल कृषि योग्य भूमि का, उत्तर प्रदेश की कुल कृषि
योग्य भूमि का लगभग 60% भाग, कृषि योग्य भूमि का लगभग 60% या 59.3% भाग किस पर आधारित है? तो एग्रीकल्चर बेस्ड है। इसीलिए अपने राज्य में अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार किसे माना जाता है? कृषि को माना जाता है। क्लियर है? इसीलिए हमारे राज्य में एग्रीकल्चर का मुख्य बेस कौन सा है? कृषि है। अगर आपकी तुलना देश की तुलना से करेगा तो देश की तुलना में हम अपने राज्य में कितने प्रतिशत भाग पर कृषि करते हैं? तो 15% भाग पर। ये देखिएगा, ये 15% भाग पर है। तो अगर ध्यान रखेंगे भारत की तुलना हमारे उत्तर प्रदेश से, तो 15% उत्तर प्रदेश की तुलना करेगा आपके अलग अलग जिलों से, तो हमारे राज्य में कुल 59%। एक सवाल और बनता है कि भारत के कुल खाद्यान्न का, एक सवाल और बनता है, भारत के कुल खाद्यान्न का कितना प्रतिशत भाग उत्तर प्रदेश में उत्पादित होता है? उत्तर प्रदेश में उत्पादित होता है। देखिए विकल्प आपके सामने है, बिल्कुल यही विकल्प है। जल्दी से बताइएगा इसका राइट आंसर कितने लोग दे रहे हैं? 15 है, 17 है, 19 है या 20 है? जल्दी खटाखट से आंसर करेंगे। इस सवाल का जवाब देखते हैं कितने लोगों को पता है। जल्दी से कमेंट करिए और बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। भारत के कुल खाद्यान्न का कितना प्रतिशत भाग उत्तर प्रदेश में उत्पादित किया जाता है? जितने लोग बता रहे हैं इसका आंसर बिल्कुल जितने लोग बता रहे हैं ऑप्शन नंबर सी इसके साथ हो जाएगा राइट आंसर। बिल्कुल बिल्कुल वेरी गुड, आप सभी लोग सही दे रहे हैं। देखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा लगभग 19%। लगभग 19% भाग में उत्तर प्रदेश में खाद्यान्न उत्पादन होता है, वो भी भारत की तुलना में। और आप सभी जानते हैं कि अगर हम खाद्यान्न उत्पादन के दृष्टिकोण से पूछेंगे, अगर हम आपसे ऐसा प्रश्न करते हैं कि खाद्यान्न उत्पादन के दृष्टिकोण से उत्तर प्रदेश को कौन सा स्थान प्राप्त है, उत्तर प्रदेश को कौन सा स्थान प्राप्त है, तो इसका आंसर हो जाएगा पहला। कौन सा स्थान है? पहला। मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लगा लीजिएगा, अपने नोट में लिख लीजिएगा कि अगर आपसे प्रश्न करता है कि पूरे भारत में खाद्यान्न उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम है, तो यह आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि नील दर्पण पत्रिका के संपादक कौन है? ईश्वर चंद्र विद्यासागर, सचिंद्रनाथ सान्याल, राजा राम मोहन राव या दीन बंधु मित्र? चलिए जल्दी से कमेंट करिएगा और बताइएगा नील दर्पण पत्रिका के संपादक कौन है। यह पत्रिका आपके भारत में प्रकाशित होने वाली महत्वपूर्ण पत्रिकाओं में से एक है। नील दर्पण नामक पत्रिका के संपादक कौन है? जल्दी से कमेंट करेंगे। ऑप्शन है ईश्वर चंद्र विद्यासागर, सचिंद्रनाथ सान्याल, दीन बंधु मित्र या राजा राम मोहन राव। जल्दी से कमेंट करिएगा और बताइएगा इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। बिल्कुल देखिए 17% नहीं होगा। देखिए जितने लोग 17 दे रहे हैं निश्चित रूप से उन्होंने कोई ना कोई परीक्षा वाणी या जैसी किताबों को पढ़ा है, लेकिन ये अभी आपके नवीनतम आंकड़े कहते हैं कि आपके राज्य में पूरे भारत का 19% उत्पादित होता है। तो 17% वाले गलत नहीं है, लेकिन अभी हम लेटेस्ट अपडेटेड डेटा आपके सामने रख रहे हैं। 19% इज द राइट आंसर। बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 10 का देखेंगे राइट आंसर क्या आएगा, और क्वेश्चन नंबर 10 के साथ जितने लोग बता रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 के साथ ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वो बिल्कुल सही है। दीन बंधु मित्र इज द राइट आंसर। नील दर्पण पत्रिका, अगर आपसे बात करते हैं कि हमारे उत्तर प्रदेश में, देखिए हमारे उत्तर प्रदेश में बात करेंगे पहला हिंदी साप्ताहिक अखबार, अगर आपके उत्तर प्रदेश में बात करेंगे तो पहला हिंदी साप्ताहिक अखबार कौन सा है? ये आपके कई बार परीक्षाओं में रिपीट किया गया है। पहला हिंदी साप्ताहिक अखबार कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा बनारस अखबार। इसका आंसर हो जाएगा बनारस अखबार। अगर आपसे प्रश्न करता है कि पहला उर्दू अखबार कौन सा है, अगर आपसे प्रश्न करता है कि पहला उर्दू अखबार कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा सरदल अखबार। इसका आंसर हो जाएगा सरदल अखबार इज द राइट आंसर। सरदल अखबार इज द राइट आंसर। क्लियर है? चलेगा, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर।
बिल्कुल देखिए, बहुत स्पीड से हम लोग क्लास को आगे बढ़ाएंगे। आपका समय हमारे लिए बहुत ही कीमती है और हम नहीं चाहेंगे कि आप बिल्कुल भी अपना समय किसी ऐसी चीजों पे व्यर्थ करें जिसका आपको आगे चलकर कुछ फायदा न मिले। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि उत्तर प्रदेश की अधिकांश नदियों का प्रवाह किस दिशा से किस दिशा की ओर है। ऑप्शन है पूर्व पश्चिम, उत्तर पश्चिम, उत्तर दक्षिण या दक्षिण से उत्तर। देखिए ये उत्तर पश्चिम और दक्षिण पूर्व होना चाहिए। ये उत्तर पश्चिम एक में है, उत्तर पश्चिम और दक्षिण पूर्व की ओर। ये आपका है पूर्व पश्चिम, ये आपका है उत्तर से दक्षिण पूर्व की ओर, और एक आपका है दक्षिण से उत्तर पश्चिम की ओर। चलिए हमने ऑप्शन पूरे कर दिए हैं। अब आप जल्दी से बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। जल्दी से कमेंट करिएगा और बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 11 का बिल्कुल बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 11 का सभी लोग सही जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या होगा। बिल्कुल देखिए, जितने लोग बता रहे हैं ऑप्शन नंबर सी वाले जितने लोग भी हैं वो लोग ध्यान देंगे। आप पहले आराम से पढ़िए क्वेश्चन को। विकल्प यहां पर बहुत ही ऐसा दिया हुआ है ना जिसमें आपके कंफ्यूज होने की संभावना है, तो हम नहीं चाहेंगे कि आप कंफ्यूज हो, इसलिए आप थोड़ा सा प्रयास करिए और सही जवाब दीजिएगा। बिल्कुल शानदार, जितने लोग ने ऑप्शन नंबर बी बताया है वो बिल्कुल सही है। देखिएगा हम आपको बता देते हैं अपने राज्य में प्रवाहित कुछ प्रमुख नदियों के विस्तार के बारे में। जैसे आप देखिएगा सबसे पहले आपके उत्तर प्रदेश में जो नदी प्रवेश करती है वो कहां से प्रवेश करती है, तो वो प्रवेश करती है यमुनोत्री ग्लेशियर से। यमुनोत्री ग्लेशियर से नदी प्रवेश करेगी और आपके उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले से प्रवेश होता है। सहारनपुर जिले से प्रवेश करने के पश्चात ये आगे जाकर प्रयागराज में समाप्त हो जाती है। इसके बाद आपकी गंगोत्री ग्लेशियर से निकलेगी एक नदी जिसे आप आगे चलकर गंगा नदी के नाम से जानते हैं। ये बिजनौर से प्रवेश करेगी। कहां से? बिजनौर से प्रवेश करेगी और ये कहां पर आगे जाएगी, तो ये आपके प्रयागराज में मिलेगी और फिर बलिया के रास्ते चली जाएगी बिहार में। फिर यहां पर आती है आपकी शारदा नदी। शारदा नदी जो निकलती है कहां से? पौड़ी गढ़वाल से। शारदा नदी जो निकलती है पौड़ी गढ़वाल पिथौरागढ़ से। ये शारदा नदी निकलती है पिथौरागढ़ से, तो ध्यान रखिएगा ये आपकी शारदा है। फिर आपकी घाघरा आएगी तिब्बत के मापचा चुंगो से। फिर आपकी राप्ती आएगी आपके जो है नेपाल के रुकुमकोट से। फिर आपकी गंडक आएगी। तो मतलब एक तरीके से हम आपको ये दिखाना चाहते हैं कि हमारी जो नदियां हैं ना, जो अधिकांश नदियां हैं वो आपके कौन से क्षेत्र से निकल रही हैं, तो वो आपके उत्तरी क्षेत्र से निकल रही हैं और उत्तरी क्षेत्र से निकलकर वह दक्षिण पूर्व के रास्ते आपके प्रवाहित हो रही हैं। इसका मतलब है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। देखिए आपसे प्रश्न कर सकता है कि आपके राज्य की सबसे बड़ी नदियां कौन सी हैं। आपके राज्य की सबसे बड़ी नदियां, बड़ी नदियों का मतलब ही होता है कि हम लंबाई के क्रम में बात करेंगे। अगर हम लंबाई के क्रम में बात करेंगे तो सबसे बड़ी गंगा नदी है जो आपकी 1450 किलोमीटर में प्रवाहित होती है। दूसरे नंबर पर आपकी यमुना नदी है जो आपके 1376 किलोमीटर में प्रवाहित होती है। तीसरे नंबर पर आपकी आती है घाघरा नदी जो आपकी 1080 किलोमीटर के क्षेत्र में प्रवाहित होती है। 1080 किलोमीटर में। फिर हम बात करते हैं मैदानी क्षेत्र में, तो मैदानी देखिए उत्तर प्रदेश की बात करेगा तो यही बताना है, लेकिन जब आपसे क्षेत्र की बात करता है तो मैदानी क्षेत्र में सबसे बड़ी नदी मानी जाती है गोमती को। सबसे बड़ी नदी मानी जाती है गोमती को। पठारी क्षेत्र में बात करेगा तो पठारी क्षेत्र में सबसे बड़ी मानी जाती है, अभी हमने आपको बताया भी था, बेतवा नदी को। सबसे बड़ी नदी मानी जाती है बेतवा नदी को। तो ये आपकी नदियों के क्रम में सारी बातें थी जो हमने आपके सामने रख दी और उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों ने इन सारी बातों को सब सीखा होगा और नोट भी कर लिया होगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा। क्वेश्चन 12 कह रहा है कि कोंकण शक्ति अभ्यास किन दो देशों के बीच आयोजित किया जाता है? रूस के, ब्रिटेन की, अमेरिका के या इनमें से कोई नहीं। कोंकण शक्ति एक्सरसाइज, ये एक्सरसाइज कौन से देश के साथ आयोजित होती है? तो पहला देश तो आपका अपना भारत है। भारत और कौन से देश के बीच में अपनी सैन्य मजबूती का प्रदर्शन करने के लिए इसका आयोजन किया जाता है? जल्दी से, बिल्कुल शानदार, फटाफट से कमेंट करते चलेंगे। देखिए बिल्कुल जो भी सवाल हमने आपके सामने रखे हैं आप समझ लीजिए आपके लिए महत्वपूर्ण है।
पेट की परीक्षा में आपको काफी सारी चीजें, देखिए हूबहू सवाल नहीं मैच करते हैं, लेकिन आपको चीजों के पीछे की बात भी समझनी होगी। इसलिए आप सभी लोग बिल्कुल एक्सप्लेनेशन को बहुत ध्यान से सुनिएगा और जो कुछ भी आपके लिए महत्वपूर्ण लगे आप उसे कॉपी करिएगा। कोंकण शक्ति नामक एक्सरसाइज जो है ये कौन से देश के साथ आयोजित किया था? बिल्कुल शानदार, जितने लोगों ने बताया है ब्रिटेन, ब्रिटेन इज द राइट आंसर, बिल्कुल शानदार, इसका राइट आंसर बन जाएगा ब्रिटेन। चलिएगा आगे हम बात करते हैं कुछ नई एक्सरसाइज पे। अगर आपसे प्रश्न आता है संप्रीति नामक युद्धाभ्यास, अगर आपसे प्रश्न आता है सिलिनेक्स नामक युद्धाभ्यास, सिलिनेक्स नामक, अगर आपसे प्रश्न आता है वज्र प्रहार, देखिए सारे भारत के साथ एक और देश होते हैं तो वो कौन से देश हैं? भारत तो सभी में कॉमन है, भारत वर्सेस कौन है? वज्र प्रहार। एक आपका है युद्ध अभ्यास, एक आपका है युद्ध अभ्यास, एक आपका है गरुड़ शक्ति, गरुड़ शक्ति। ये सभी बताने हैं, जल्दी से जल्दी कमेंट करिएगा, अन्यथा हम आपको सारी एक्सरसाइज एक बार में याद करा देंगे। आप बार बार रिपीट करिए, आपको कोई दिन ऐसा आएगा कि आप जल्दी ही बताएंगे कि हाँ मुझे सारी एक्सरसाइज मुजमानी याद है। संप्रीति है, स्लिनेक्स है, वज्र प्रहार है, युद्ध अभ्यास है, गरुड़ शक्ति है, इसके अलावा शक्ति अभ्यास है, शक्ति एक्सरसाइज है। इसके अलावा बात करेंगे तो आपके लिए मैत्री शक्ति है, मैत्री शक्ति है। जल्दी से कमेंट करिए, जल्दी से कमेंट करिए और बताइए। बिल्कुल देखिए समय बहुत कम है, आपको बताना है जल्दी से जल्दी इसके सही जवाब क्या होंगे। जल्दी से कमेंट करिए सभी लोग, बिल्कुल शानदार, बिल्कुल देखिएगा जितने लोग बता रहे हैं, जितने लोग बता रहे हैं। देखिए मैत्री अलग है, शक्ति अलग है, या आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं मित्र शक्ति, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं मित्र शक्ति, चलेगा, बिल्कुल शानदार। देखिएगा सभी लोग, शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले संप्रीति से। संप्रीति नामक एक्सरसाइज किसके साथ होती है? बांग्लादेश के साथ। श्रीनेक्स नामक एक्सरसाइज किसके साथ होती है? श्रीलंका के साथ। मित्र शक्ति नामक एक्सरसाइज किसके साथ होती है? श्रीलंका के साथ। वज्र प्रहार अमेरिका के साथ, वज्र प्रहार अमेरिका के साथ। युद्ध अभ्यास होता है अमेरिका के साथ। गरुड़ शक्ति नामक अभ्यास होता है इंडोनेशिया के साथ। गरुड़ शक्ति होता है इंडोनेशिया के साथ। बिल्कुल देखिएगा सभी लोग बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, सभी लोग जवाब दे रहे हैं और यहां तक कि मैक्सिमम लोगों के जवाब बिल्कुल सही भी आ रहे हैं। चलिएगा फटाफट से कमेंट करिएगा, इसका सही जवाब मैक्सिमम लोगों का आ चुका है और इसके साथ आप सभी लोग बढ़ेंगे हमारे साथ अगले प्रश्न की ओर, हमारे साथ बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 13 ये रहा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि गन्ना और कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? गन्ना और कॉफी, भारत है, ब्राजील है, यूएसए है या क्यूबा है? देखिए सभी लोग जल्दी से कमेंट करिएगा, जल्दी से कमेंट करिएगा। हमारे विश्व स्तर पर, हमारे विश्व स्तर पर चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है? विश्व स्तर पर बात करेंगे तो चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है? और आपको कमेंट करना है धान का कटोरा किसे कहा जाता है? धान का कटोरा किसे कहा जाता है? जल्दी से जल्दी कमेंट करेगा। चीनी का कटोरा और धान का कटोरा। भारत में गन्ने और कॉफी की बात कर रहे हैं तो भाई कॉफी का सबसे ज्यादा उत्पादन आपके याद रखिएगा ब्राजील में होता है। ब्राजील को हम पूरे विश्व में सबसे बड़े कॉफी और गन्ना उत्पादक देश के रूप में जानते हैं। जबकि आपके अपने राज्य की बात करेंगे, जैसे अगर आपसे पूछे कि गन्ने का सबसे ज्यादा उत्पादन भारत के कौन से राज्य में होता है, भारत के कौन से राज्य में होता है, तो इसका बिल्कुल शानदार और सीधा सा जवाब हो जाएगा आपका अपना उत्तर प्रदेश। भाई उत्तर प्रदेश एग्रीकल्चर के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है, इसलिए आपको काफी सारी फसलों के नाम मुंह जबानी याद होने चाहिए। आपको याद होना चाहिए कि हमारा उत्तर प्रदेश किन चीजों में सबसे पहले स्थान पर है। चलिए आइए रिपीट करते हैं, रिपीट करते हैं। गन्ने के अलावा हम लोग किस किस में आगे हैं? गेहूं में आगे हैं, आलू में आगे हैं, इसके अलावा हल्दी में आगे हैं, इसके अलावा मेथा ऑयल में आगे हैं, मेथा ऑयल में आगे हैं, इसके अलावा हम पिपरमिंट में आगे हैं,
पेपरमिंट में सबसे आगे हैं। इसके अलावा हम दूध उत्पादन में सबसे आगे हैं। इसके अलावा हम रेल मार्गों की लंबाई में सबसे आगे हैं। रेल मार्गों की लंबाई में हम सबसे आगे हैं। इसके अलावा देखेंगे तो हम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों के क्रम में सबसे आगे हैं। अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों के क्रम में, अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों के क्रम में हम सबसे आगे हैं। इसके अलावा हम खाद्यान्न उत्पादन के दृष्टिकोण से प्रथम स्थान पर हैं। देखिए सारी बातें आपके सामने रख दी है, जिसमें जिसमें आपके उत्तर प्रदेश को एक कॉमन मतलब एग्जाम में जो ज्यादातर प्रश्न आते हैं वो यहीं से आते हैं। आपके परीक्षा में काफी बार यह प्रश्न आया है। और ये वाला सवाल तो ना कि गन्ना उत्पादन में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है, ये आपके पीसीएस के एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है। इसलिए हमने ये प्रश्न आपको इसलिए बता दिया कि आपको एक नजर में सारी बातें समझ में आ जाए। बिल्कुल शानदार, आगे बढ़ेंगे। और सभी लोगों का आंसर आ रहा है चीनी का कटोरा कहा जाता है क्यूबा को। वेरी गुड, वेरी गुड। चीनी का कटोरा कहा जाता है क्यूबा को, यही था इसलिए हमने आपके सामने रखा था ना चीनी का कटोरा क्यूबा को कहते हैं। धान का कटोरा कौन सा है भाई? विश्व में धान का कटोरा किसे कहा जाता है? आपके उत्तर प्रदेश में तो पश्चिम बंगाल है, लेकिन विश्व स्तर पर धान का कटोरा किसे कहेंगे? सिडबी की स्थापना किसने कब हुई है? सिडबी की स्थापना, पहली चीज की सिडबी का फुल फॉर्म क्या है? तो स्मॉल इंडस्ट्रियल, सिडबी का फुल फॉर्म क्या है? स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म है। और सिडबी की बात करते हैं तो सिडबी का मुख्यालय हमारे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित है। हमारे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित है। और बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1990 इज द राइट आंसर। देखिए 1982 की बात करते हैं तो यह नाबार्ड की स्थापना वर्ष के रूप में जाना जाता है। नाबार्ड की स्थापना वर्ष के रूप में। 1935 की बात करते हैं तो ये आरबीआई की स्थापना के रूप में जाना जाता है। देखिए हमारे पूरे भारत में ना बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं, बहुत सारे ऐसे जो है इकाइयां हैं जिनको हम एक मुख्यालय के रूप में जानते हैं। जैसे अगर आपसे प्रश्न आता है टेलीकॉम इंडस्ट्री को रेगुलेट कौन करता है? दूर संचार कंपनियों को नियंत्रित कौन करता है? तो ये कंपनी कौन नियंत्रित करता है? ट्राई करता है। आपसे प्रश्न करता है कि सिक्योरिटी एक्सचेंज, शेयर मार्केट को कौन रेगुलेट करता है? शेयर मार्केट को कौन रेगुलेट करता है? तो आपका जवाब हो जाएगा सेबी करता है। स्मॉल, छोटे लघु उद्योगों को कौन रेगुलेट करेगा? सिडबी। लघु उद्योगों को कौन रेगुलेट करेगा? सिडबी। फिर आपसे प्रश्न बनता है कि ग्रामीण बैंकों को कौन नियंत्रित करता है? तो नाबार्ड। आपके बैंकों को कौन, बैंकों का बैंक कौन है? तो आपके बैंकों को नियंत्रित करने का कार्य किसके द्वारा संपन्न होता है? तो आरबीआई के द्वारा। इसके अलावा अगर आपसे पूछता है कि इंश्योरेंस सेक्टर को कौन रेगुलेट करता है? तो IRDAI। क्या नाम है? IRDAI। क्लियर है? ये सारे बातें आपको याद रखनी होंगी। बिल्कुल शानदार, बिल्कुल सभी लोग इस सही जवाब दे रहे हैं और ये सारे बातें आपके सामने हैं। नोट करिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिएगा। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने ये रहा। प्रदेश का पहला पक्षी विहार। देखिए पक्षी विहार और वन्य जीव विहार दोनों अलग अलग आपको बढ़ा देते हैं। जैसे अगर हम बात करेंगे पक्षी विहार की तो एक तरफ आप लिख लीजिए पक्षी विहार और एक तरफ आप लिख लीजिएगा वन्य जीव विहार। पक्षी विहार की बात करेंगे, देखिए तीन आपके जो महत्वपूर्ण है वो बताएंगे, पहला, दूसरा और तीसरा। सबसे पहले हम बात करेंगे आपके राज्य में पहला पक्षी विहार कौन सा है? तो नवाबगंज। पहला पक्षी विहार कौन सा है? नवाबगंज, जिसे उन्नाव में जो है। और अगर आपसे प्रश्न आता है कि आपके राज्य का सबसे बड़ा पक्षी विहार कौन सा है? तो लाख बहोसी। कौन सा? लाख बहोसी पक्षी विहार, जो कहां पर स्थित है? कन्नौज में स्थित है। अगर आपसे प्रश्न करता है कि आपके राज्य का सबसे छोटा पक्षी विहार, तो पटना पक्षी विहार, जो कि कहां स्थित है? एटा में। वन्य जीव की बात आती है, सबसे पहले चंद्रप्रभा। सबसे पहले चंद्रप्रभा, जिला कौन सा?
चंदौली, चंद्रप्रभा जिला चंदौली। दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा कौन सा? सबसे बड़ा है आपका हस्तिनापुर, सबसे बड़ा हस्तिनापुर। जिला कौन सा? मेरठ। तीसरे नंबर पर कौन सा है? तो तीसरे नंबर पर आता है आपका महावीर स्वामी। महावीर स्वामी जो कौन से जिले में है? तो ये स्थित है आपके ललितपुर जिले में। महावीर स्वामी कौन से जिले में है? तो ये स्थित है आपके ललितपुर जिले में। यहां पर आपसे कह रहा था प्रदेश का पहला पक्षी विहार, तो बिल्कुल देखिएगा सीधा जवाब आप बताएंगे उन्नाव। रायबरेली में कौन सा है? तो रायबरेली में है आपका कौन सा? समसपुर। रायबरेली में कौन सा है? समसपुर पक्षी विहार। गोंडा में कौन सा है? तो देखिएगा गोंडा में, वैसे तो आप जान लीजिएगा कि यहां पर एक सामूहिक रूप से पक्षी विहार है। आप जल्दी से पक्षी विहार क्या, यहां पर एक वन्य जीव विहार है। जल्दी से कमेंट करिए और बताइए सोहागी बरवा है या आपका जो है सुहेलवा। गाजियाबाद में तो कोई नहीं, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर की सीमा पर ओखला पक्षी विहार है। गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर की सीमा पर है आपका ओखला पक्षी विहार। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अच्छा ये आपका उन्नाव वाला ना स्थापित कब किया गया था, ये भी तो ध्यान रखिएगा ना। अगर हम उन्नाव वाले की बात करते हैं तो उन्नाव वाले का नया नाम शहीद चंद्रशेखर आजाद। उन्नाव वाले पक्षी विहार का नया नाम क्या है? शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार। शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार। और ये कब स्थापित किया गया था? तो 1984 में, 1984 में स्थापित किया गया था। इसी को पहले हम किस नाम से जानते थे? नवाबगंज के नाम से जानते थे। एक और आपको हम बता देते हैं, अगर आपसे पूछेगा कि सुरहा ताल पक्षी विहार, सुरहा ताल पक्षी विहार का नया नाम क्या है, तो आप इसे भी याद रखिएगा, क्योंकि नाम में परिवर्तन होना एक बहुत ही बड़ी बात हो गई है। मतलब कह सकते हैं कि काफी सारे नाम में परिवर्तन देखने को मिले हैं और उसी के अंतर्गत आपको इसलिए हम बता रहे हैं। सुरहा ताल का नाम है जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार। तो इस देखिएगा सही जवाब आपके सामने है। और आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि बुंदेलखंड नामक क्षेत्र में किस सीमा के अंतर्गत आता है? उत्तर प्रदेश से बिहार की सीमा, उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश की सीमा, उत्तर प्रदेश से नेपाल की सीमा, या उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड की सीमा? जल्दी से कमेंट करिए और बताइए कि इस सेशन के क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर क्या होगा। जल्दी से फटाफट से कमेंट करिए और बताते चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने देखिए, बुंदेलखंड काफी बार कर परीक्षाओं में यह पूछा जाता है। जैसे अगर हम बात करेंगे अपने उत्तर प्रदेश के भौतिक क्षेत्रों की, अगर हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के भौतिक क्षेत्रों की, तो ये 3 है। पहला आपका कौन सा क्षेत्र है? भाबर और तराई क्षेत्र। पहला है आपका भाबर और तराई क्षेत्र। दूसरा है आपका मैदानी क्षेत्र, और इसी मैदानी क्षेत्र को हम एक और नाम से जानते हैं, और वो कौन सा नाम है? तो गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र। क्या नाम है? गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र। और तीसरा कौन सा हो जाएगा? तो तीसरा हो जाएगा पठारी क्षेत्र, जिसे आप बुंदेलखंड क्षेत्र के नाम से जानते हो। भाई जैसे आपको क्रम में से पढ़ाया गया ना, ऐसे ही आप सीमा जोड़ लीजिए। जैसे अगर हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की जो उत्तरी सीमा है वो किसके साथ लगती है? तो आप कहेंगे नेपाल के साथ, यानी भाबर और तराई का संदर्भ पूछता तो नेपाल की सीमा। अगर आपसे मध्य में पूछेगा तो मध्य तो किसी को स्पर्श नहीं करेगा ना, लेकिन अगर आपसे बुंदेलखंड पूछ रहा है तो बुंदेलखंड की जो सीमा है वो मध्य प्रदेश के साथ लगी है। इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। कमेंट में स्पीड में कमी आ गई, क्या बात है, आप लोग कमेंट नहीं कर पा रहे हैं और क्वेश्चन आगे की ओर बढ़ता जा रहा है। भाई कमेंट के स्पीड में कमी दिखना, इसका मतलब कि आप थक गए हैं। और थक गए हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि हाँ हम थक गए? थकना नहीं है भाई, थकना मना है। आज तो हमें संख्या को भी 2000 पार पहुंचाना है और प्रश्न को भी अभी 20 के पार पहुंचाना है। चलिए आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार पाए जाते हैं। देखिए कोयला जो है हमारे यहाँ मुख्य रूप से अलग अलग खनिज
खनिज संसाधनों से प्राप्त किया जाता है और इन खनिज संसाधनों को हम डायस्पोर, इन खनिज संसाधनों को हम डायस्पोर, सेल खड़ी, पाइराइट्स इत्यादि नामों से जानते हैं। अगर हम बात करेंगे कि हम इन खनिज संसाधनों की सहायता से, इन खनिज संसाधनों की सहायता से हम कोयले का निर्माण करते हैं और कहां पर करते हैं, तो सिंगरौली कोयला खान में। कहां पर करते हैं, सिंगरौली कोयला खान में। और यह सिंगरौली कोयला खान कौन से जिले में है, तो यह सोनभद्र जिले में है। तो कहां पर है, सोनभद्र। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। देखिए आपके उत्तर प्रदेश में अगर हम बात करेंगे ना कि आपका उत्तर प्रदेश कोयला उत्पादन में कौन सा स्थान है, आपके उत्तर प्रदेश को कोयला उत्पादन में कौन सा स्थान मिला है, तो उत्तर प्रदेश को मिला है 8वां स्थान। उत्तर प्रदेश को मिला है 8वां स्थान। अगर आपसे पूछता है कि चूना पत्थर और बलुआ पत्थर उत्पादन में उत्तर प्रदेश को कौन सा स्थान मिला है, चूना पत्थर और बलुआ पत्थर में, तो उत्तर प्रदेश को मिला है सेकंड पोजीशन में पे है आपका अपना उत्तर प्रदेश। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 18। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पहला अनुसूचित जनजाति विश्वविद्यालय खोला गया, बोला गया। भैया बोलने वाली बात यहां नहीं करनी है, सरकार काम करेगी, बोलने का काम नहीं करेगी। महोबा में, सोनभद्र में, चित्रकूट में या लखीमपुर खीरी में। चलिए अभी हमने आपको बताया था कि सबसे ज्यादा जनजातियां आपकी कौन से जिले में पाई जाती हैं, तो आपने कमेंट किया था कि सबसे ज्यादा जनजातियां सोनभद्र में, सबसे कम अनुसूचित जनजातियां बागपत में। तो सबसे पहले कौन सी जनजाति को सूचीबद्ध किया गया था, तो थारू को और बुक्सा को। इसीलिए थारू जनजाति और बुक्सा जनजाति के विकास के लिए उत्तर प्रदेश ने परियोजनाएं भी बनाई थी। और आप ध्यान रखेंगे कि अगर हम उत्तर प्रदेश के अंदर थारू जनजाति विकास परियोजना की बात करेंगे, अगर हम अपने उत्तर प्रदेश के अंदर थारू जनजाति विकास परियोजना की बात करेंगे, तो यह कब बनाई गई थी, 1983 में, 1983 में। और इसी के तहत आपके राज्य में पहला अनुसूचित जनजाति विश्वविद्यालय खोला गया था लखीमपुर खीरी में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर डी। जितने लोग बता रहे हैं ऑप्शन नंबर डी वो बिल्कुल सही है। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर, क्वेश्चन नंबर 19। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। अंतरराष्ट्रीय शतरंज ओलंपिक का उद्घाटन किया गया, कहां किया गया, अहमदाबाद में, चेन्नई में, मुंबई में या फिर पटना में। जल्दी से कमेंट करिए, अंतरराष्ट्रीय शतरंज ओलंपिक का उद्घाटन कहां पर किया गया, फटाफट से कमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 का सही जवाब जल्दी से कमेंट करेगा, जल्दी से कमेंट करिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 का सही जवाब क्या हो जाएगा, अंतरराष्ट्रीय शतरंज ओलंपिक का उद्घाटन कहां पर किया गया, बिल्कुल सही। देखिएगा इसका राइट आंसर सीधा अंतरराष्ट्रीय शतरंज चेन्नई में उद्घाटित किया गया। शतरंज ओलंपिक का उद्घाटन है तो चेन्नई में। आप हमें बताइएगा अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है, जल्दी से कमेंट करिएगा। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है, और आप साथ ही साथ हमें बताइएगा अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक या ओलंपिक जो है संगठन का मुख्यालय कहां पर स्थित है, ओलंपिक संगठन का मुख्यालय कहां पर स्थित है, जल्दी से कमेंट करिएगा। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक दिवस आप बता दीजिए और ओलंपिक संगठन का मुख्यालय कहां पर है ये आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। चलिएगा बिल्कुल शानदार। जितने लोग बता रहे हैं ना, जितने लोग बता रहे हैं 23 जून, जितने लोग बता रहे हैं 23 जून को हम 1874 को अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक संगठन का स्थापना हुआ था, इसीलिए हम प्रत्येक वर्ष 23 जून को सेलिब्रेट करते हैं अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक दिवस के रूप में। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा, क्वेश्चन नंबर 20। नंबर 20 क्वेश्चन देखिएगा। द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट, बुक का नाम है द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट नामक
पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया? सेंट पॉप जॉर्ज, नरेंद्र मोदी, शशि थरूर या दलाई लामा? कौन है द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट? तो इसका सीधा जवाब देखिए, सीधा जहां पर आपको जरूरत नहीं है ज्यादा इधर उधर भागने की, आपको सीधा टू द पॉइंट याद रखना है, तो इसका सीधा जवाब हो जाएगा दलाई लामा। दलाई लामा के द्वारा लिखित और इनके द्वारा संपादित पुस्तक है जिसका नाम है द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? देखिए, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, और इसी दिन हम मनाते हैं विश्व अस्थमा दिवस। इसी दिन हम मनाते हैं विश्व अस्थमा दिवस। चलिएगा फटाफट से कमेंट करिएगा, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस या विश्व अस्थमा दिवस। कल आपको बताए थे ना, मीडिया की आजादी के क्रम में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो मीडिया की आजादी के क्रम में भारत को मिला है 150वां स्थान, और पहला स्थान किसे मिला है? तो मिला है नॉर्वे को। अब इसी के अनुसार हम बात करेंगे प्रेस स्वतंत्रता दिवस की, तो इसका सीधा सा आंसर हो जाएगा 3 मई। विश्व अस्थमा दिवस या विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, ये दोनों ही कब आयोजित किए जाते हैं? तो ये आपके राज्य में आयोजित किए जाते हैं, सॉरी पूरे भारत में आयोजित किए जाते हैं। एक प्रकार का वैश्विक दिवस है जो पूरे ग्लोबल लेवल पर मनाया जाता है। तो प्रेस की स्वतंत्रता या फिर अस्थमा, दोनों कहां पर होगा? 3 मई इज द राइट आंसर। अगला सवाल देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि हरियाणा में जल प्रबंधन व्यवस्था के लिए देश के साथ समझौता हुआ है। कौन से देश के साथ? जापान के साथ, इजराइल के साथ, मलेशिया के साथ या इंडोनेशिया के साथ? अच्छा, एक सवाल और भी बनेगा यहां पर, जल्दी से कमेंट करिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 आज के सेशन का अंतिम सवाल। एक बार सभी लोग इस सेशन को लाइक कर दीजिए। भैया लाइक इतना कम क्यों है? पसंद नहीं आया है या आपको लाइक करने का टाइम नहीं मिला है? तो चाहे जो भी कंडीशन हो, लाइक कर दीजिए जल्दी से। आज के सेशन का अंतिम सवाल है ये, और इस सेशन के बाद शुरू होगी आपकी हिंदी की क्लास। तो पेट के वो स्टूडेंट जो हिंदी के लिए या हिंदी विषय में अपने आप को और अधिक मजबूत बनाना चाहते हैं, वो सभी स्टूडेंट जुड़ेंगे 5 बजे इसी यूट्यूब चैनल पर। आपको शुभम सर कराएंगे हिंदी के सवालों को, तो जल्दी से कमेंट करिए। बिल्कुल पीडीएफ मिलेगा। आप सभी लोगों ने चंद्रा इंस्टीट्यूट के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करा होगा। अगर कोई ऐसा है जिसने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है, बिल्कुल वेट करिएगा। जैसे ही आप जहां पर लाइव चैट कर रहे हैं, इसी चैट के अंदर अभी हम आपको एक लिंक पोस्ट कर रहे हैं, और उस लिंक पर आप जाकर अपना टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो जल्दी से बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, हरियाणा में जल प्रबंधन, जल की व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने के लिए हरियाणा राज्य सरकार ने इजराइल के साथ समझौता किया है। इंडोनेशिया की नई राजधानी कौन सी है? इंडोनेशिया की नई राजधानी कौन बनी है? जल्दी से कमेंट करिए। देखिए, पहले इसकी राजधानी क्या थी? जकार्ता। पहले इंडोनेशिया की राजधानी थी जकार्ता। अब आपको कमेंट करना है इंडोनेशिया की नई राजधानी कौन सी बनी है। जल्दी से कमेंट करिए, फटाफट से कमेंट करिए। बिल्कुल सभी लोगों का कमेंट आ जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 22 के साथ आज के सेशन को हम समाप्त कर रहे हैं, और जस्ट हमारे बाद आपको मिलेगी एक हिंदी के विषय में बेहतरीन क्लास। तो सभी लोग इस बार सेशन को एक बार लाइक कर देंगे, और आज के सेशन की शुरू अंत करते करते हम आपको बताएंगे कि अभी हम आपको टेलीग्राम पर एक लिंक प्रोवाइड कर रहे हैं आपके इसी मतलब लिंक लाइव चैट में, जिसको ज्वाइन करके आप अपने पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। और बहुत सारे लोग जो नोटिफिकेशन नहीं मिलता ना, तो उस टेलीग्राम से जुड़े होंगे तो आपको नोटिफिकेशन भी बार बार मिलती रहेगी। क्लियर है? तो चलिएगा, इसका देखिएगा नई राजधानी क्या बन गई है? नूसंतारा। क्या बन गई है? नई राजधानी बन गई है नूसंतारा इज द राइट आंसर। चलिए, थैंक यू सो मच, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज के सेशन को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। रुकोगे? लो बंद करो। अगस्त का महीना और क्रांति ना हो, ऐसा हो नहीं सकता।
चंद्रा इंस्टीट्यूट ले आया है आप सभी साथियों के लिए बिल्कुल नए बैच 16 अगस्त से RO BEO SSC फाउंडेशन UPP UPSI। प्यारे साथियों, टेट CTET सुपर टेट रीट लेवल फर्स्ट मेंस KVS PRT DSSB ये सभी बैच 16 अगस्त से प्रारंभ हो रहे हैं। LT ग्रेड 1 सितंबर से प्रारंभ हो रहा है। GS की क्लास आपकी कंटिन्यू कर दी जाएगी पहले से। UPSSC पेट 1 सितंबर, सामान्य अध्ययन 16 अगस्त से, UGC फर्स्ट पेपर 16 अगस्त से। आप सभी साथियों को चंद्रा इंस्टीट्यूट इलाहाबाद एप्लीकेशन पे महा बचत ऑफर 1 अगस्त से 7 अगस्त तक 60% की भारी छूट आप सभी साथियों को मिल रहा है। चंद्रा इंस्टीट्यूट इलाहाबाद एप्लीकेशन पे इंस्टॉल कर लेंगे एप्लीकेशन, अकाउंट क्रिएट कर लेंगे, नेम मोबाइल नंबर ID पासवर्ड आप बना लेंगे स्वयं। ये मोबाइल नंबर दे दिया जा रहा है। आप चंद्रा के सभी ब्रांचेस के लिए ऑनलाइन ऑफलाइन के लिए आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। नोट्स के लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। साथियों, चंद्रा इंस्टीट्यूट UP TGT PGT के लिए भी आप सभी साथियों को एक मौका दे रहा है। 50% कोर्स कंप्लीट हो चुका है और 50% कोर्स आपको प्रॉपर मिल जाएगा। और अन्य सभी बैचेस जिनकी जानकारी दी गई वो बिल्कुल नए लाइव बैच 90% लाइव और 10% रिकॉर्डेड ये देता है चंद्रा इंस्टीट्यूट। सारी बातें हम आपको पहले से क्लियर कर दे रहे हैं। जिन साथियों ने पहले चंद्रा इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किया है आप उनसे एक बार चंद्रा इंस्टीट्यूट के बारे में पूछिए। 1-2 एग्जाम दिए हैं तो जरूर जानिए, खुद ही आप समझ पाएंगे। मैक्सिमम आपको सिलेक्टेड मिलेंगे भाई, सिलेक्टेड मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।